हेलो गाइस, मेरा नाम अंशुमान राजन से और मैंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में फिजिक्स का क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने वाला हूँ। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि जब रोटेशन होता है तो जो एसोसिएटेड क्वांटिटीज़ होती है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में और फिर रोटेशनल मोशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो जैसे कोई भी बॉडी है वो पर्टिकुलर एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस थ्रू आउट द रोटेशन अगर कांस्टेंट रहता है, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे जो हम रोटेशन पढ़ेंगे वो अबाउट एन एक्सिस पढ़ेंगे कि एक बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसका मोशन फिजिक्स के एंगल से कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में देख लेंगे कि अगर ये तीन पार्टिकल है, ये किसी कोऑर्डिनेट पे, ये भी किसी कोऑर्डिनेट पे, ये भी किसी कोऑर्डिनेट पे, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, तो इनका एक कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, हम मानेंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है जिसका टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, और वहीं पे टोटल फोर्स लग रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द पॉइंट वेयर द होल मास इज थॉट ऑफ टू बी कंसंट्रेटेड। तो अब इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं हम। तो एक बॉडी यहां पे है, एक बॉडी यहां पे है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और मान लेते हैं कि यहां पे सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा होगा। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये r1 है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये r2 है। तो अब हम इसके ऊपर देखते हैं। तो इसके ऊपर m के ऊपर एक F1 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, प्लस एक सेकेंड बॉडी के चलते भी एक उसके ऊपर फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू डी स्क्वायर x1 बाय डी टी स्क्वायर। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दिया। उसी तरह सेकेंड बॉडी के ऊपर जो ये बॉडी है इसके ऊपर भी F2 एक्सटर्नल लग रहा होगा, प्लस F12 फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी बाय द सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू m2 डी स्क्वायर x2 बाय डी टी स्क्वायर। जब इसको हम जोड़ेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 एक्सटर्नल, तो इसको हम कॉम्बाइंड हम F लिख देते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ x1 प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे m1 डी स्क्वायर x1 बाय डी टी स्क्वायर प्लस m2 डी स्क्वायर x2 बाय डी टी स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 सेंटर ऑफ मास का जो मास हुआ इनटू डी स्क्वायर r बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ m1 x1 प्लस m2 x2। तो यहां से आप देखेंगे कि r इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 by m1 plus m2. So this is the formula for the coordinate of center of mass. तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, और इसका मास होगा m1 प्लस m2, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसी तरह एक एसोसिएटेड कंसेप्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है डेट इज इक्वल टू m1 g1 x1 प्लस m2 g2 x2 बाय m1 g1 प्लस m2 g2। अब g जो है डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थ्रू आउट द अर्थ सरफेस होता है, लेकिन वो थोड़ा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ और डिपेंडिंग ऑन द हाइट। तो वो वेरिएशन को भी अगर हम काउंट में ले रहे हैं तो जो फॉर्मूला होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो ये होगा। अब चूंकि होता क्या है कि अगर ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जैसे अगर ये पहाड़ है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ऊपर जाते जाएंगे तो थोड़ा कम होते जाता है। तो होता क्या है, अगर अब ये माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं थोड़ा नीचे होता है। नीचे इसलिए होता है क्योंकि जो जी है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हाइट के साथ साथ
कम होते जाता है। तब अब हम देख लेते हैं बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में। तो सेंटर ऑफ मास भी एक तरह का फ्रेम की तरह एक्ट कर सकता है। तो जैसे अगर ये पर्टिकुलर बॉडी यहाँ पे सेकंड बॉडी M2 है जो अभी रेस्ट पे है, और इधर से M1 बॉडी आ रही है U1 वेलोसिटी से, और फाइनली क्या होगा जब ये टकराएंगे तो जो M1 बॉडी है वो इधर आ जाएगी V1 स्पीड से, और M2 बॉडी इधर जा रही होगी V2 स्पीड से। लेकिन जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखेंगे तो क्या लगेगा सेंटर ऑफ मास से कि M1 बॉडी इस वेलोसिटी से इधर आ रही है और M2 बॉडी किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रही है। और जब ये बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी आफ्टर कॉलिजन, तो उसके बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे तो एक बॉडी लगेगी इधर जा रही है, एक बॉडी लग रहेगी इधर जा रही है। तो सेंटर ऑफ मास भी एक तरह के फ्रेम की तरह एक्ट कर सकता है। जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखते हैं तो एक बॉडी अगर जिस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है तो दूसरी बॉडी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। तो ये हमने देख लिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कॉलिजन क्या होता है, और स्पेसिफिकली अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम अगर दोनों बॉडीज़ को देखते हैं तो किस तरह से नज़र आएगी। अब हम रोटेशन के कंसेप्ट को देख लेते हैं कि रोटेशन का कंसेप्ट क्या होता है। तो उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर, दैट वाज चैप्टर 6, जो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर, मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर दो वेक्टर है A क्रॉस B, दैट मीन्स A और B दोनों वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू AB साइन थीटा। A का मैग्नीट्यूड स्मॉल है, B का मैग्नीट्यूड स्मॉल b है, एंड साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और यहां यह भी एक वेक्टर होता है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो अगर इसका डायरेक्शन i कैप में है, इसका डायरेक्शन j कैप में है, तो इसका डायरेक्शन k कैप में हो जाता है। इसका डायरेक्शन j कैप में है, इसका डायरेक्शन k कैप में है, तो इसका डायरेक्शन i कैप में हो जाता है। इसका डायरेक्शन अगर k कैप में है, इसका डायरेक्शन अगर i कैप में है, तो इसका डायरेक्शन j कैप में होता है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप, j क्रॉस k इज इक्वल टू i कैप, k कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू j कैप। तो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम रोटेशन में जब भी हम प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा, और डायरेक्शन हम इन तीन फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो अब हम रोटेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे सिंपल जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो यहां पे क्या है कि एक बॉडी क्या हो रही है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो फोर्स की जगह एक नया टर्म आएगा, उसको हम कहेंगे टॉर्क। मास की जगह एक नया टर्म आएगा जिसको हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इसको MOI लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन की जगह एक नया टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा। इसको कहेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे टर्म्स को देख लेते हैं। तो मास की जगह जो नया टर्म आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज mk स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द बॉडी और k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इंटीग्रेट करके डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ये रिंग है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द रिंग, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr स्क्वायर। इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग क्या हो गया, r, दैट इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो मैंने आपको बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास इन रोटेटिंग बॉडी। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dw/dt। और w ओमेगा क्या हो गया, ये w नहीं है, ओमेगा इनफैक्ट। जैसे एक्सेलरेशन होता है dv/dt, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d/dt। ओमेगा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो d/dt। तो इसको लिख सकते हैं, और थीटा क्या है, एंगल। तो अगर आप रोटेटिंग बॉडी के लिए देखेंगे जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। जब एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तब एक्सेलरेशन जाके निकलता है। तो अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है d/dt, जिसको हम लिख सकते हैं d² थीटा बाय dt स्क्वायर।
थीटा क्या है, एंगल, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक दूसरे तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो आपको पता चल गया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो फोर्स की जगह जो एनालॉगस क्वांटिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। टॉर्क जो होता है दैट इज आर क्रॉस एफ। तो इसको हम लोग और डिटेल में आगे हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये रॉड है, ये रॉड ऐसा है जैसे ये नाच सकता है, यहां से यहां पे हिंज लगा हुआ है। तो यहां पे जैसे आप इसको दरवाजा ही समझ सकते हैं, दरवाजा हिंज होता है, उसको आप ऐसे ऐसे खोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए दरवाजा ही है, यहां पे इसके अबाउट ये घूमता है, तो यहां पे क्या होगा कि आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज है। तो टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, वो ये डिस्टेंस है। एफ क्या है, ये फोर्स है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहां पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया। तो मेन जो फॉर्मूला होता है रोटेटिंग बॉडी का, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI इनटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, और टॉर्क का क्या कंसेप्ट होता है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज का आपको याद कर लेना होगा, या फिर आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप बुक देखेंगे तो एक चार्ट में, एक टेबल में आपको डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे रिंग का बता दिया। जो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। अब हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं टॉर्क के कंसेप्ट को, उसके बाद रोलिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर एंड हो जाएगा। तो टॉर्क के बारे में देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहां पे हिंज है, अब ये बॉडी ऐसे रोटेट कर सकती है, तो हमको इसको क्या करना है कि ऐसे इंश्योर करना है कि रोटेट करे ही नहीं। तो यहां पे अगर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, तो 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमसे पूछा गया है कि कितना फोर्स लगाएंगे और किस डायरेक्शन में कि ये मूव ना करें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में जैसे फोर्स लगाएंगे बॉडी इधर भागेगी, तो उसको इधर रोकना है तो फोर्स ऐसे धकेलना होगा, तो डेफिनेटली फोर्स यहां पे लगेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, टॉर्क बैलेंस करना होगा। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो 10 इंटू 20 शुड बी बैलेंस्ड बाय 20 इंटू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से समझ लिए कि टॉर्क का कंसेप्ट क्या होता है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम रोलिंग के बारे में देख लेते हैं, और स्पेशली ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे एक बॉडी है। तो बॉडी अभी क्या है कि वो h हाइट के ऊपर है, अभी ये इसकी वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जैसे ये रोल करते आएगी, यहां पे जैसे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कंजर्व होती है, तो यहां पे इसकी केवल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, तो mgh है। यहां जैसे आगे बढ़ेगी, यहां पे फाइनली आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², और एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ, अब मास की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम I लिख देते हैं। और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम लिख देते हैं I²। तो यहां से आपकी निकल जाएगी वेलोसिटी। अब यहां पे ओमेगा को लिखेंगे V/R, और I जो है, मान लीजिए ये अगर रिंग है तो रिंग का I क्या होता है, mr²। तो यहां पे हम अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ इंटू I कितना है, mr²। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, v²/r²। तो r² कट जाएगा, हाफ mv² प्लस हाफ mv² क्या बन जाएगा, mv²। तो यहां पे mm कट जाएगा, तो v² इज इक्वल टू आ जाएगा gh। तो फाइनली वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ gh। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h ये हाइट है। ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर रिंग की जब वो यहां से यहां पे आएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग। यहां पे हो क्या रहा है, सेंटर ऑफ मास भी ऐसे मूव कर रहा है, साथ में बॉडी रोल भी कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये गोल गोल ऐसे घूम भी रहा है, साथ में चल भी रहा है, इसलिए दो दो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का टर्म आया। ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हमने रोलिंग का कंसेप्ट को भी समझ लिया। तो इस पर्टिकुलर रोटेशन के चैप्टर को मैंने कंप्रिहेंसिव वे में कवर कर दिया है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने देखा कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है,
और उसके अलावा बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उस केस में टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किस कंडीशन में कंजर्व होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारे कंसेप्ट्स को हमने डिटेल में देख लिया। तो जो रोटेशन मोशन होता है तो उससे एसोसिएटेड जो क्वांटिटीज़ होती है, उनके कंसेप्ट्स होते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने ये सीख लिया। तो ऐसी वीडियोज़ को अगर आपको देखना है तो देखते रहिए दिल्ली नॉलेज ट्रैक की डिफरेंट वीडियोज़। थैंक यू।